गुड आफ्टरनून क्लास। अभ्यास करो कि फेसबुक एंड यूट्यूब लाइव पे आप लोगों का सभी का स्वागत है बच्चों। एंड आज की जो क्लास होगी वो हमारी होगी कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करके, वो होगी हमारे आरआरबी एग्ज़ाम्स को लेके, जिसमें हम बेसिकली आज जो पढ़ेंगे जनरल साइंस के टॉपिक पढ़ेंगे। एंड कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे आते गए हैं अभी हाल फिलहाल में पहले और अभी जो आने के चांसेस हैं, वो हम सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे कि हम इस क्लास में क्या करें, कवर कर सकें। ठीक है, सो हम आप जल्दी से जुड़ जाइए 10 सेकेंड्स के अंदर, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सो अभी जल्दी से जुड़िए ताकि हम 10 सेकेंड्स के अंदर बच्चों सेशन को क्या करें, स्टार्ट कर सकें। अब उन सारे बच्चे जो देख रहे हैं वो सभी जुड़ जाएं ताकि हम लोग सेशन को क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। एंड बच्चों अगर आप जुड़ गए हैं तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ इस सेशन में और भी लोग, बाकी बच्चे भी हम लोगों के साथ क्या हो सके, जुड़ सकें। ठीक है, सो आप जल्दी से जुड़िए ताकि हम अपना सेशन को भी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीकम्पोज अंडर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत निम्न में से किसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है इन चारों में से। ओके, ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियस, सेकेंड है हमारा आयन, थर्ड है हमारा एटम, फोर्थ है हमारा मॉलिक्यूल। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे कौन सी चीज़ हमारी क्या होती है, डीकम्पोज होती है, ये बताने का ट्राई करिए जल्दी से 10 सेकेंड्स के अंदर कि क्या चीज़ डिके होती है रेडियो एक्टिविटी के अंदर। 10 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, सभी बच्चों के पास आंसर्स देने के लिए। सो आई वांट सारे बच्चे ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का। आई वांट सारे बच्चे जो हैं वो तभी ट्राई करें बताने का। देखो बच्चों, रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, जो एमिशन होता है किसका, रेडिएशंस का निकलना। ठीक है, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। किसका एमिशन होना, किसका निकलना, हमारा रेडिएशंस का निकलना। किसका निकलना, रेडिएशंस का। मीन्स रेडिएशन जब भी निकलती है, बहुत ही इजी फॉर्म में, रेडिएशन जब भी निकलती है कहाँ से, फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, कोई भी सब्सटेंस जिसमें रेडियो एक्टिविटी हो रही है, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस में से उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और इसमें बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, मतलब किसी भी चीज़ का, एलिमेंट का जब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, तो इस वजह से क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है। और रेडियो एक्टिविटी उस अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके करते हैं। मतलब हम किसी एक सब्सटेंस को एक से ज़्यादा, दो छोटे अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल।
ओके इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन, की किसी अनस्टेबल चीज में से को ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा स्टेबल चीज बनाना। ओके सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारे इस समय, मैं एक सेकेंड आप लोगों के ऑप्शन आंसर्स देख लूं। गुड आफ्टरनून अशोको। ओके शिवा ने बी बोला है, बबीता ने डी बोला है, नेहा ने भी बोला है, आपकी ओके क्लास बेसिकली 12:15 से स्टार्ट होती है बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिकम्पोज क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तभी जब हमेशा कब होती है कि जब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या हो, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जब भी तभी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके करते हैं बच्चों। रेडियो एक्टिव डिके से मेरा मतलब क्या है, उस अनस्टेबल चीज को हमें क्या बनाना होता है, स्टेबल। ठीक है, किसको, अनस्टेबल न्यूक्लियस को, किसको, अनस्टेबल न्यूक्लियस को क्या बनाते हैं हम, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियस। तो रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, अनस्टेबल। सो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। सो आपको याद रखना है कौन सा सही आंसर है हमारा, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कौन सी यूनिट हम लोगों की होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ फिजिकल मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके रेडियो एक्टिविटी को करने के लिए उसका निकालने के लिए कोई भी चीज़, जब भी हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ की यूनिट क्या होती है, जैसे वर्क की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है, तो ऐसे ही पूछा है कि हम लोगों को बताना है कि इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है। ऑप्शन है हमारे पास एनडीएल, बेक्यूरल, स्ट्रेडियन या फिर केल्विन, सी। ओके इन चारों में से क्या है हमारी किसकी यूनिट बच्चों, रेडियो एक्टिविटी की। ऑप्शन है हमारे पास 4 A B C D, इनमें से बताने का ट्राई करिए कि कौन सा सही आंसर होना चाहिए, दैट विच शुड बी द फिजिकल मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए इन चारों में से। गुड आफ्टरनून रिचा, डी बोला है रिचा, संपत बी। ओके और बताइए क्या होना चाहिए आंसर ए बी सी डी में से। बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, एंड ऑलवेज पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आपको यूनिट बताइए, अब पूछी जाएगी कि आपको क्या बतानी होगी, यूनिट बतानी होगी किसकी, रेडियो एक्टिविटी की। देखिए बच्चों जो हमारा सही आंसर है, काफ़ी बच्चों ने आंसर सही बोला है बट काफ़ी बच्चों की मिस्टेक्स है। काफ़ी ने कैल्विन बोला है, कैल्विन नहीं होता, कैल्विन टेम्परेचर के लिए होता है, टेम्परेचर के लिए होता है ना, हम यूज़ करते हैं, कैल्विन करते हैं, फ़ारेनहाइट करते हैं और कैल्विन करते हैं, कैल्विन करते हैं, सेल्सियस करते हैं और हमारा क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट करते हैं। ये तीन हमारे टेम्परेचर की यूनिट होती है बच्चों। बट अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, बेक्यूरल होती है। क्या होती है हमारी, बेक्यूरल। ओके ओके अब पहले जो था, पहले के टाइम पे मतलब ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी, व्हेन वी कम टू नो कि रेडियो एक्टिविटी नाम की कोई चीज़ भी होती है जब, तो उस समय हम बेक्यूरल यूज़ नहीं करते थे। स्टार्टिंग के टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते थे, क्यूरी। ठीक है, क्या करते थे हम, यूनिट किससे नापते थे, क्यूरी के नाम से जानते हैं, CURIE इसके नाम से जानते थे। क्या नाम है, क्यूरी। ठीक है, तो ये हम मेजर करते थे अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का। और 1 क्यूरी किसके इक्वल होती थी बच्चों, 1 क्यूरी इक्वल होती थी हमारे किसके, 3.7 3.7 इंटू
1010 रेडियो एक्टिव डिके पर सेकेंड किसके इक्वल? 3.71010 रेडियो एक्टिव डिके पर सेकेंड के इक्वल, इसके इक्वल होती थी 1 क्यूरी। ठीक है, पहले के टाइम पे, स्टार्टिंग के टाइम पे हम 1 क्यूरी का यूज करते थे एज अ यूनिट ऑफ व्हाट? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट के टाइम पे। बट उसके बाद हमने और रिसर्च करी साइंटिस्ट ने, सो दे केम टू नो कि क्यूरी की जगह उनको क्या सबसे ज़्यादा एक्यूरेट यूनिट क्या किस नाम से मानी गई? बेक्यूरल के नाम से मानी गई। क्या बच्चों, किसके नाम से मानी गई? बेक्यूरल के नाम से मानी गई। ठीक है, क्योंकि जिसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी थी वो किसके नाम से था? वो बेक्यूरल के नाम से था। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते थे? BQ के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? BQ के नाम से जानते थे। ओके, ये आपको याद पता होना चाहिए। और 1 बेक्यूरल किसके इक्वल होता है? हमारा 1 रेडियो एक्टिव डिके के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 रेडियो एक्टिव डिके पर सेकेंड के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी आपको, अगर यू आर बिलोंग्स टू अ नॉन साइंस बैकग्राउंड तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि यूनिट क्या होती है। पहले हम क्यूरी यूज़ करते थे, बट अब आज की डेट में नाउ डेज क्या यूनिट हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए? वो हम करते हैं बेक्यूरल का। और एक बेक्यूरल किसके इक्वल होता है? 1 रेडियो एक्टिव डिके पर सेकेंड के इक्वल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बिफोर बेक्यूरल व्हाट वाज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो आपको याद रखना है द आंसर वुड बी क्यूरी। क्या होगा आंसर हमारा? क्यूरी होगा आंसर। सो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग है हमारी हेनरी बेक्यूरल। ठीक है, ऑप्शन पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? कौन से साइंटिस्ट थे? मीन्स व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? ऑप्शंस है हमारे पास, फर्स्ट हेनरी बेक्यूरल नाम के शख्स थे, या फिर रुदरफोर्ड थे, या फिर टुमोरो थे, या फिर स्यूरी थे। कौन से रेडियो एक्टिव किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से बताने का ट्राई करिए कि कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चों। 10 सेकेंड है आप सभी के पास। आई वॉन्ट सारे बच्चे जो जो देख रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब वाले बच्चे भी। रिचा ने बोला है ए होना चाहिए। वेरी गुड रिचा, और बताइए। संपर्क, विनय, सौरभ, ओके वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर? टेन सेकेंड्स खत्म होने वाले बच्चों आप सभी के पास। प्लीज़ ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आंसर दे पाएँ, बता सके कि ये आंसर होना चाहिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का। आई वांट प्लीज़ सारे बच्चों जो जो सेशन में हैं वो सभी के सभी ट्राई करें बताने का कि ये आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का नहीं, मतलब फॉर ऑल द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई। और अगर सही नहीं बैठ रहा तो भी कोई बात नहीं, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस ही होगी। ओके बच्चों, जो सही आंसर है वो क्या है हमारा? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ हेनरी बेक्यूरल। ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी? किसकी डिस्कवरी? रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी। कौन से सन में करी थी? एक सेकेंड।
कौन से सन में करी थी इन्होंने बच्चों? 1896 में करी थी। इन विच ईयर? 1896 में ही डिस्कवर्ड। उन्होंने बेसिकली यूज करा था मिनरल को स्टडी करने के लिए एक्सरे। एक्सरे के बारे में स्टडी करनी थी, बट एक्सरे की स्टडी के बजाय उनको क्या पता चल गया? उनको रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला। उन्हें पता चला किस बारे में? ये मतलब उन्हें सरप्राइजली ये पता चला कि यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम के बारे में उन्होंने डिस्कवर करा था कि यूरेनियम क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्या है हमारा यूरेनियम? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जिन्होंने डिस्कवर करा वो कौन थे? हेनरी बेक्यूरेल थे। उन्होंने पता लगाया कि यूरेनियम से जो इमेज निकली है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनसे उन्होंने क्या पता लगाया? उनको पता लगा कि यूरेनियम जो होता है बच्चों वो भी अपनी क्या करता है? रेडिएशन निकालता है। दैट ऑल्सो एमिट रेडिएशन। ओके, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी बाहर से एनर्जी मिले, वो खुद से ही क्या निकालता है? अपनी रेडिएशंस निकालता है। ना उसे सनलाइट की ज़रूरत पड़ी, ना उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले ही बताया था कि रेडियो एक्टिविटी वो एक चीज़ होती है उन सब्सटेंस में से निकलती है जो कि अपनी रेडिएशन खुद से निकालते हैं। सो उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला कि यूरेनियम नाम का एक सब्सटेंस है जो क्या करता है? खुद से रेडिएशंस निकालते हैं। खुद से क्या निकालते हैं? रेडिएशन निकालते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती उसको, और वो खुद से अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा क्लियर निकालते हैं। तो उन्हें पता चला कि यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और उन्होंने किसकी खोज करी? रेडियो एक्टिविटी की खोज करी। ठीक है, दिस इज हाउ ही हैज डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। एंड उन्होंने कौन से ईयर में करा था? 1896 में करा था। किसने करा था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। ओके, सो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे आपके इम्पोर्टेंट, तो ये पता होने चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, क्या पूछता है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दैट न्यूक्लियर वेपन्स आर टेस्टेड इन इंडिया वेयर। मतलब भारत में परीक्षण फर्स्ट, मतलब इट इज आस्किंग यू अबाउट द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। ओके, जो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन था बच्चों वो कौन सी कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? कहाँ पे टेस्ट किया गया था? ऑप्शंस है हमारा श्री हरिकोटा में, बैंगलोर में, पोखरण में, या फिर कांचीपुरम में। कौन सी जगह थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन वर टेस्टेड? ओके, फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन कहाँ पे टेस्ट किए गए थे? अनीश ने सी बोला है विच इज पोखरण। वेरी गुड। मैंने नई जनरल साइंस की हूँ, स्पेसिफिकली हाँ बायोलॉजी कह सकते हैं स्टार्टिंग, बट अब मिक्स्ड होता है सारा सेशन क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते। सो इसी वजह से सारे टॉपिक्स क्लियर कवर करने पड़ते हैं। और बताइए, शैलेश ने सी बोला है। वेरी गुड। और बच्चे बताइए क्या होना चाहिए आंसर? प्लीज़ सेशन को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि और बच्चे भी हम लोगों के साथ जुड़ सके, चाहे आप यूट्यूब पे हैं या फिर फेसबुक पे हैं। ठीक है, आप दोनों से ही जगह क्या करिए, लाइक और शेयर करिए। परिहार ने ए बोला है। ओके, शिवा ने सी बोला है। वेरी गुड। अनीश ने सी बोला है। एमडी वेरी गुड। सौरभ सी। मैम 4 नंबर वो क्वेश्चन सही नहीं था अशोक, इसलिए मैंने उसको क्या करा था, स्किप करा था। ओके बच्चों, जो हमारा सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी है विच इज पोखरण। एक सेकेंड।
ठीक है। सो कहाँ पे हुआ था हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट? वो हमारा कौन से ईयर में हुआ था? मई 18 को हुआ था। कौन से ईयर? 1974 में। कौन से ईयर? मई 18 1974 में इस दिन हुआ था। कहाँ पे हुआ था हमारा? ऑन दिस डे इंडियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट करा था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। कहाँ पे करा था? डेजर्ट में किया था। कहाँ पे? कहाँ किया था? रेगिस्तान में, डेजर्ट्स ऑफ पोखरण। ठीक है, पोखरण में किया था, जो कि कहाँ पे है बच्चों? एक सेकेंड, जो कि कहाँ है? पोखरण बेसिकली अ पार्ट ऑफ राजस्थान है। कहाँ पे है? राजस्थान में, राजस्थान में। ओके, उन्होंने इस मिशन को या फिर इस इंडियन बॉम्ब टेस्ट को किस कोड उसका कोड नेम क्या था? बेसिकली उसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। क्या बोला गया था इन्होंने इस मिशन को या इस टेस्ट को? स्माइलिंग बुद्धा। तो ये क्या था? कोड था इनका। होता है ना, हर चीज का कोड होता है। तो इन गवर्नमेंट वालों ने इसका कोड क्या रखा था? किस नाम से रखा था बच्चों? इन्होंने रखा था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ओके, इनका ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, साथ ही साथ ये पीसफुल हुआ था। किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था वहाँ पे, कोई भी चीज़ किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड टू बी एज अ वेरी सक्सेसफुल वन। ठीक है, तभी इसको किसके नाम से जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था हमारा टेस्ट, और जो कि कहाँ हुआ था? राजस्थान में। पूछा जा सकता है, अगर सपोज राजस्थान हो, पोखरण ना हो तो वो भी करेक्ट है, बट अगर स्पेसिफिकली पोखरण हो तो वो भी करेक्ट है। आपसे ईयर भी पूछा जाएगा, 18 मई पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए 1974। साथ ही साथ इसका कोड क्या था? वो किस कोड के नाम से जाना जाता था? दैट वॉज द नेम बाय स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, किस नाम से था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से था। सो जो सही आंसर है बच्चों वो हमारा क्या है? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछते हैं? दैट रेडियो एक्टिविटी को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव इज सिंफुल मीन्स कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी को बताने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? कौन सी रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस को बताने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? ऑप्शन है हमारा कैलोरीमीटर, पॉलीमीटर, बेरीमीटर फ्रॉम द जेर्जो मुलर काउंटर। म्यूलर्स काउंटर से करते हैं। इन चारों में से कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से रेडियो एक्टिविटी की रेडिएशंस को पता लगाते हैं? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन निकालना, इसको तो रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो किसके बारे में डिटेक्ट करेगा? ऑब्वियसली रेडिएशंस के बारे में पता लगाएगा। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगाते हैं? थैंक यू सावन। और बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? डी बोला है, वेरी गुड। और बताइए क्या होना चाहिए आंसर? डी बोला है, शिवा ने ए बोला है, वेरी गुड। और बताइए सारे बच्चे, आई वांट सारे बच्चे प्लीज़ ट्राई करिए बताने का। कोई बात नहीं, गलत होगा दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट प्लीज़ कोशिश करते रहिए बच्चों कि बताने का कि ये होना चाहिए आंसर। ए बोला है। और बताइए क्या होना चाहिए आंसर? शैलेश ने डी बोला है, राज ने डी बोला है। और बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही होना चाहिए? आई वांट सारे बच्चे बताने का ट्राई करें। परिहार ने डी बोला है, वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर?
प्लीज़ सभी ट्राई करिए बच्चों कि क्या बताने का कि ये होना चाहिए मैम आंसर, ताकि उससे क्या हो आपको भी इंटरेस्ट रहे पढ़ने में। जल्दी बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर ABCD में से। ओके बच्चों, जो सही आंसर है दैट इज़ वेरी करेक्ट। काफ़ी बच्चों ने डी बोला है, डी ही है हमारा। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है ये जो कि यूज़ करा जाता है डिटेक्ट करने के लिए या मेजर करने के लिए आयनाइजिंग रेडिएशंस को। कौन सी रेडिएशंस को बच्चों? आयनाइजिंग रेडिएशंस को। कौन सी रेडिएशन है हमारी? कौन सी रेडिएशंस है बच्चों हमारी? आयोनाइजिंग रेडिएशन। कौन सी? याद रखना है कौन सी है हमारी? आयोनाइजिंग रेडिएशंस को। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस को पता लगाने के लिए, इसलिए हम म्यूलर्स काउंटर इसका यूज़ करते हैं एप्लीकेशन। कौन कौन सी कहाँ कहाँ इसका यूज़ करा जाता है रेडिएशंस का? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं इसको। कहाँ करते हैं? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में। और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। और कहाँ करते हैं? साथ ही साथ हम इसको यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। कौन सी रेडिएशंस को? हमारी अल्फा रेडिएशन होती है हमारी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स या फिर गामा पार्टिकल्स, गामा रेस। इन सब का पता कौन से इंस्ट्रूमेंट से लगता है? हमारा म्यूलर्स इंस्ट्रूमेंट से लगता है। ठीक है, ये इसलिए हम उसको क्या करते हैं। और बेस्ट हमारा कौन सी रेडिएशन निकालता है? ये बेस्ट नोन होता है रेडिएशन डिटेक्शन के लिए। रेडिएशंस निकालने के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स हमारा कौन सा होता है? हमारा म्यूलर वाला होता है। कौन सा होता है ये? म्यूलर। ठीक है, सो ये सब चीज़ें निकालता है कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये इन चीज़ों के बारे में पता लगाता है। आयनाइजिंग किसी भी तरह की रेडिएशंस के बारे में, चाहे वो आयनाइजिंग हो, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, कहाँ का यूज़ होता है? न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में यूज़ होता है, रेडियोलॉजिकल चीज़ों में होता है, काफ़ी चीज़ों में इसकी क्या होती है? एप्लीकेशंस होती है। और किन किन रेज को निकालते हैं? तो वो इन सारी तरह की रेडिएशंस के बारे में पता लगाता है। ओके, सो बच्चों जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सो डी जिस भी बच्चों ने बोला था उन सभी बच्चों ने क्या बोला था? सही आंसर बताया था। ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं। आंसर हमारा एक ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर द सर्च एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रे? सारी टाइप्स ऑफ रे निकालने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है? मतलब क्वेश्चन आपका दो तरह से बन के आ सकता है। क्वेश्चन यही है, ये और करके दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का लिखा आएगा या उस टाइप का लिखा आएगा तो आपको आंसर यही देना है। ओके, बस इसमें यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? कौन सा इनमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है? यूरेनियम नहीं है, थोरियम नहीं है, प्लूटोनियम नहीं है या जिरकोनियम नहीं है। इन चारों में से कौन सा हमारा रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता? ऋचा ने ए बोला है, वेरी गुड। ऋचा आपने इसी का बोला है क्या? एक बार प्लीज़ दोबारा से बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होना चाहिए। आई वॉन्ट प्लीज़ सारे बच्चे जवाब दें, ट्राई करें बच्चे जवाब देने का कि ये होना चाहिए आंसर। शिवा ने ए बोला है, परिहार ने ए बोला है, ए के राज ने डी बोला है, अशोक ने सी बोला है, राहुल डी, वेरी गुड। और बताओ बच्चों जल्दी जल्दी, 10 सेकेंड्स खत्म होने वाले हैं हमारे पास।
शिवा डी, वेरी गुड। जल्दी बताने का ट्राई करो बच्चों, क्या होना चाहिए आंसर ए बी सी डी में से। देखिए बच्चों, जो इसका सही आंसर है, काफ़ी बच्चों ने मिक्स बोला है बट काफ़ी बच्चों ने सही भी बोला है। जो हमारा आंसर है सही, वो हमारा क्या है, जिरकोनियम। ओके, जिरकोनियम बेसिकली क्या है, हमारा नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, नॉन एक्टिव एलिमेंट, जिसका सिंबल क्या होता है, ZR होता है। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर इसका, एटॉमिक नंबर हमारा इसका होता है 40। क्या होता है, मोस्टली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो 80, जिनका एटॉमिक नंबर 80 या अबव होता है वो होते हैं। एक्सेप्शंस भी होते हैं बट ज़्यादातर 80 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 40 होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट इस एटॉमिक मास, तो वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है। बट इसका एक्सेप्शन होता है, इसका हमारा क्या होता है, 91.224 होता है। क्या होता है हमारा एटॉमिक मास, 91.224। मोस्ट ज़्यादातर हमारे जो एटॉमिक मास होता है ना बच्चों, एटॉमिक नंबर का डबल ही होता है। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर का डबल। बट देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे डबल नहीं होता। सपोज क्या कहते हैं, कार्बन है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, इन सभी का एटॉमिक नंबर जो है उसका ही डबल एटॉमिक मास है। बट देयर आर फ्यू थिंग जिनके एटॉमिक मास उससे ज़्यादा, जैसे सपोज सोडियम है। सोडियम हमारा क्या होता है, Na होता है। Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। बट इसका अगर एटॉमिक मास की बात करूँ वो हमारा 23 होता है। जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन का भी एटॉमिक मास अलग होता है, 35 पॉइंट समथिंग होता है, 35.5 समथिंग। ठीक है, सो देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के डबल नहीं होता। वो भी आपको एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में आपके आ सकता है, पूछा जा सकता है। सो जिरकोनियम जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव नहीं होता। और बेसिकली इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारा किसका, मिनरल के उसमें। और हम इसकी एप्लीकेशन बेसिकली कहाँ होती है, लस्ट्रस होता है, ग्रे वाइट कलर का होता है। लस्ट्रस मतलब बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होता है। इसमें क्या होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ग्रे वाइट कलर का होता है हमारा। और क्या किसकी तरह दिखाए, मतलब रिफ्रैक्टी। ठीक है, रिफ्रैक्टी में यूज़ करते हैं, मतलब लेंसेज वगैरह इन सब चीज़ों में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। बस इससे ज़्यादा आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। इतना हो गया बस, बहुत है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है that what would be the most appropriate unit or to express the nuclear radius। न्यूक्लियर रेडियस को नापने के लिए, बताने के लिए हम कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं। ओके, फॉर टू कैलकुलेट द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एनीथिंग, एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ इट। उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, फर्मी होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम होने चाहिए, माइक्रोन होने चाहिए, नैनोमीटर होने चाहिए। ओके, क्या होनी चाहिए।
बताने का ट्राई करिए बच्चों कि क्या होना चाहिए आंसर इनमें से, चारों में से। शिवा ने डी बोला है, नैनोमीटर, वेरी गुड। और बताइए, शिव ने ए बोला है, अनिल ने ए, ओके। बच्चे प्लीज़ ट्राई करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे आके आंसर देने का, यूट्यूब पे बताने का कि ये होना चाहिए आंसर, ताकि हम लोग यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, ठीक है। फॉर नॉट फॉर टुडे, फॉर अ वेरी प्री लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए। विनय ने फर्मी बोला है, ए बोला है, वेरी गुड। और बताइए क्या होना चाहिए आंसर। गुलजार ने डी बोला है, वेरी गुड। राहुल ए, शिव ए, अनिल ए, अनीश माइक्रोन, वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर ए बी सी डी में से। देखिए बच्चों, जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, फर्मी है। क्या है हमारी यूनिट न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए, रेडियस के लिए सॉरी, वो है हमारी क्या, फर्मी। ओके अगर मैं न्यूक्लियर रेडिएशन की रेडियस की बात करूँ तो जो मोस्ट सूटेबल एक्सप्रेशन है न्यूक्लियर रेडिएशन का, तो वो क्या होता है, फर्मी होता है। क्या होता है बच्चों, फर्मी होता है, ठीक है। ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, जो साइंटिस्ट था उनका क्या नाम था, कौन से ईयर में बताया था उन्होंने, मतलब वो थे हमारे एनरिको फर्मी, ठीक है। ये नाम था साइंटिस्ट का, जिनका बोर्न ईयर था हमारा 1901 और 1954, इतना इनका टाइम था। तो इन्होंने डिस्कवर करा था, इन्होंने बताया था कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रेडियस को मेजर करने के लिए हम यूनिट क्या लगाते हैं, फर्मी लगाते हैं, इन्होंने ही बताया था। बट ये फर्मी जो होती है किसके इक्वल होती है, 1 फर्मी इक्वल होती है हमारे 10 टू दी पावर -15 मीटर के, 10 टू दी पावर -15 मीटर के, ओके। ये हम पहले यूज़ करते थे फर्मी, हम यूनिट जो थे ना वो बच्चों पहले यूज़ करते थे, बट आज की डेट पे हम फर्मी यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं, फेम्टोमीटर, ठीक है। कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, फेम्टोमीटर। मतलब 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 1 फेम्टोमीटर के, ठीक है, जो कि क्या होगा 10 टू दी पावर -15 मीटर के, ओके। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले हम फर्मी यूज़ करते थे, बट आज की डेट में हम फर्मी यूज़ नहीं करते। आज की डेट में हम क्या यूज़ करते हैं, फेम्टोमीटर नाम की यूनिट को हम यूज़ करते हैं। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सभी ने, जिन भी बच्चों ने ए बोला था, फर्मी बोला था, उन सभी बच्चों ने सही बोला था, ठीक है। आप सभी का क्वेश्चन आंसर क्या था हमारा बच्चों, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है दैट द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीटा रेज कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ठीक है, कहाँ में से, बीटा रेज में से निकलना कहाँ से आता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीटा रेज कम फ्रॉम, बीटा रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का आना कहाँ से होता है, कौन सी जगह से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो कहाँ जाते हैं, बीटा रेज के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिट ऑफ द एटम, एटॉमिक ऑर्बिट से आते हैं एटम की, या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही आ जाते हैं बीटा रेज में, या फिर डिके ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन जब डिके होता है तब हमारे न्यूक्लियस में से, तब हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, बीटा रेज में पहुँचते हैं, या फिर प्रोटॉन्स एक्सट्रैक्ट होते हैं हमारे न्यूक्लियस से, प्रोटॉन्स निकाले जाते हैं न्यूक्लियस से, तभी हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके पहुँचते हैं, हमारे बीटा रेज में। सो बताइए कौन सा सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ए बी सी डी में से।
बताने का ट्राई करिए, ये होना चाहिए आंसर। बी बोला है। राहुल ने बी, शुभा ने सी, वेरी गुड, सी बोला है। ओके, और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर ए बी सी डी में से। शिव ने डी बोला है, वेरी गुड, और बताइए क्या होना चाहिए आंसर। ऋचा बी। देखिए, जो बीटा रेज होती है ना बच्चों, अगर मैं बीटा रेज की सिर्फ बात करूँ, बीटा रेज हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज की या फिर नेगेटिव चार्ज दोनों की हो सकती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है बीटा रेज? न्यूक्लियस से निकलती है। कहाँ से निकलती है? न्यूक्लियस ऑफ एटम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? न्यूक्लियस ऑफ एटम्स में से निकलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से होती है? न्यूक्लियस में से निकलती है, जबकि कहाँ, जब ड्यूरिंग विच टाइम? ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके के टाइम पे। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बात करूँ, इलेक्ट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो हमारे कहाँ से निकलते हैं? डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से जब भी न्यूट्रॉन्स डिके होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स डिके होते हैं। सो क्या निकलते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जब ये होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जाते हैं? बीटा रेस में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बीटा रेस में जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलते हैं? डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहाँ से निकलते हैं? डिके जब होता है न्यूट्रॉन्स का, कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो कहाँ जाते हैं? बीटा रेस में जाते हैं। सो हमारा सही आंसर क्या था? सी था। काफ़ी बच्चों ने सी बोला था, आप सभी ने सही बोला था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी। इन चारों में से कौन सा एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करता? ऑप्शन है आपका यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम या पोलोनियम। इन चारों में से कौन सा एक सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है? सी बोला है, वेरी गुड, और बताइए क्या होना चाहिए आंसर इन चारों में से। आई वॉन्ट सारे बच्चे ट्राई करें। शिवम ने डी बोला है, अभिनंदन ने ए बोला है, वेरी गुड। ए के राज ने एल्यूमिनियम बोला है। स्पेलिंग आपकी गलत है, प्लीज़ स्पेलिंग भी याद रखिए क्या होनी चाहिए हमारी। शिवा ने सी बोला है, गुलजार ने ए, वेरी गुड। और बताइए जल्दी से बच्चों, प्लीज़ ट्राई करिए कि सारे बच्चे बता सके, जवाब दे सके कि ये आंसर होना चाहिए। ओके बच्चों, जो सही आंसर है वो हमारा क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। हमारा आंसर होगा विच इज़ एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम बेसिकली क्या है हमारा? एल्यूमिनियम हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं होता। ठीक है, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, क्या बोलते हैं? Al, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, कितना होता है? 12। और इसका एटॉमिक मास कितना होगा? फिर 12 का डबल कितना होगा? 24। और अगर मैं KLMN शेल्फ की बात करूँ, होता है ना KLMN शेल्फ, तो इसमें क्या होगा हमारा? 2, 8, 2। तो इसके लिए 2 देना इजी है या
इसको कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होते हैं, या फिर 6 लेना, ऑब्वियसली 2 देना इजी है, तो ये क्या होती है इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्या होती है इसकी वैलेंसी 2 माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने। तो एल्यूमिनियम हमारा क्या है, बेसिकली मेटल होता है, और ये हमारा रेडियो एक्टिव नहीं होता। एटॉमिक नंबर इतना होता है, एटॉमिक मास इतना होता है, और ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और ये हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं होता इन चारों में से, अगर मैं बात करूं। बाकी सारे हाईली होते हैं बट ये नहीं होता। मतलब रेडियो एक्टिव से मतलब मेरा क्या है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। द न्यूक्लियस ऑफ दीज एलिमेंट्स डज नॉट हैव अ स्टेबल न्यूक्लियस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रेडियो एक्टिव। इन चारों में से कौन सी गैस रेडियो एक्टिव है, HCHENERN। ओके, मैं आपको बता देती हूँ। रेडॉन बोलते हैं, He हमारा हीलियम होता है। कौन सी गैस होती है हमारी, हीलियम होती है। जल्दी बताइए कौन सा होना चाहिए। ये हमारी कौन सी होती है, जीनॉन होती है। He हमारी हीलियम होती है। ठीक है, और बताइए क्या होना चाहिए हमारा, जल्दी से बताने का ट्राई करिए कि क्या होना चाहिए इन चारों में से हमारा आंसर। ABCD। ओ मैंने एक नहीं लिखा, अच्छा Ne हमारी ऑब्वियसली बात है नियॉन ही होगी। ये 4 गैस है, तो इन 4 गैस में से कौन सी एक गैस क्या है, रेडियो एक्टिव गैस है, ये बताने का ट्राई करिए। शिव ने बी बोला है, वेरी गुड। और बताइए क्या होना चाहिए आंसर ABCD में से। आई वांट सारे बच्चे ट्राई करें, प्लीज सेशन को लाइक भी करिए बच्चों, एंड ट्राई करिए कि फेसबुक से हट के यूट्यूब पे आके हम लोगों के साथ जुड़ने का और बताने का ट्राई करिए कि ये होना चाहिए आंसर। शिवा ने बी बोला है, वेरी गुड। गुलजार ने बी बोला है, शिवा ने बी बोला है, रेडॉन बोला है, राहुल ने, वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर इन चारों में से। आई वांट सारे बच्चे प्लीज़ ट्राई करिए, बताने का कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि ये होना चाहिए हमारा आंसर। बच्चों जो सही आंसर है ना वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ रेडॉन। ओके, रेडॉन बेसिकली क्या होता है, हमारा केमिकल एलिमेंट है, जो कि क्या है, जिसका सिंबल क्या होता है, ऑब्वियसली Rn होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं आती, स्मेल मतलब ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है। कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। टेस्टलेस होता है। और ये क्या होती है, एक नोबल गैस होती है, जो कि क्या होती है, हमारी रेडियो एक्टिव होती है। ये बेसिकली नेचुरली अक्रिंग होती है। और अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं, वो हमारा कितना होता है बच्चों, 86 होता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर, 86। क्या होता है, ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, टेस्टलेस होता है। ये चीज़ें किसके बारे में, ये क्या होती है, एक नोबल गैस होती है, नोबल
गैस होती है जो हमारी क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है। मतलब इसका न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये ऑब्वियसली इसको स्टेबल बनाने के लिए इसको तोड़ा जाता है बहुत, इसका बोम्बार्टमेंट क्या टर्म होती है, वो बोम्बार्टमेंट किया जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल से स्टेबल बनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यूरेनियम होता है, बाकी सब चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह का क्या होता है हमारा रेडॉन होता है, जो कि हमारे क्या होता है, रेडियम से ही निकला होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट इज़ अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। रेडियम को जब डिके किया जाता है तो हमारा क्या निकलता है, रेडियम को हम जब क्या करते हैं, डिके करते हैं तो हमारा क्या निकलता है बच्चों, रेडॉन निकलता है, जो कि हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव ही होता है। मतलब इसका न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है दैट देयर इज नो चेंज इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोई भी चेंज नहीं होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जब क्या होगा, जब गामा रेज निकलेंगी, या फिर ऑक्सीडेशन होगा, या अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, या फिर बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे। क्या होगा, कौन सी सिचुएशन में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में चेंज नहीं आएगा, बताने का ट्राई करिए। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होना चाहिए। कि राज ने सी बोला है, सी मतलब जब अल्फा रेज निकलेंगी। ओके, और बताइए, बी बोला है शिवा ने, और बताइए बच्चों। विनय ने गामा रेज बोला है, वेरी गुड विनय। प्लीज़ बच्चों जो सेशन देख रहे हैं, सेशन को प्लीज़ लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। कहाँ पे, फेसबुक यूट्यूब दोनों पे करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का ट्राई करिए। जैसे हमारे साथ अभी पहले काफ़ी बच्चे फेसबुक पे जुड़े हुए थे, बट वो अब यूट्यूब पे आके जुड़ रहे हैं, तो उसी तरह से आप प्लीज़ भी ट्राई करिए कि आप सभी लोग भी जुड़ सके। राहुल ए, अभिनंदन सी, जल्दी बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर। ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। 10 सेकेंड्स खत्म होने वाले हैं। निधि वेरी गुड, ए बोला है। प्लीज सेशन को लाइक भी करिए बच्चों अगर आप बीच में जुड़ रहे हैं सेशन में तो। गुड आफ्टरनून गुलशन। निधि मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट, आपने ए बोला है। राहुल मोस्टली फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, और अगर मैं रेडियो एक्टिव टॉपिक की बात करूँ तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आते। बट अगर मैं दूसरे टॉपिक जब स्टार्ट करूँगी जो न्यूमेरिकल वाला है, लाइक मोशन हो गया और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सो उसमें न्यूमेरिकल होगा और तब हम ट्राई करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके, ठीक है। तो बट इसमें नहीं है। जो बच्चों आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर ए। जब भी गामा रेस निकलेंगी तो कोई भी चेंज नहीं आएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर, ठीक है। जब भी गामा रेज आएगी तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। कोई चेंज नहीं आएगा इन दोनों चीज़ों में, कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट किस में चेंज आएगा, ओनली द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कम होगी। एनर्जी क्या होगी, न्यूक्लियस की कम हो जाएगी, बस ये चेंज होता है। एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस, ठीक है। एनर्जी कम होती है बट एलिमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आता। एलिमेंट के अंदर कोई चेंज कैसे नहीं आता है, क्योंकि उनका मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्ट बस क्या आता है, एक्सेस एनर्जी निकलती है
किस फॉर्म में? गामा रेडिएशंस की फॉर्म में। किस फॉर्म में एनर्जी निकलती है? गामा रेस की फॉर्म में निकलती है। इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी क्या होती है? कम बचती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी बाहर निकाल देता है। बट उसके अलावा कोई भी एलिमेंट में अगर हम स्पेसिफिकली फिर टॉक अबाउट द एलिमेंट थिंग, तो देर इज नो चेंज इन द एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर डज नॉट चेंज। ओके, एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज नहीं होता है। जब भी कौन सी रेज आती है बच्चों? गामा रेज आती हैं। कौन सी रेज पड़ती है? गामा रेज पड़ती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कौन सा क्वेश्चन था? ओके, ये क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। इन चारों में से कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है? कोबाल्ट है, यूरेनियम है, आर्गन है या क्रोमियम है? इन चारों में से कौन सा एक एलिमेंट है इन चारों में से जो बताइए कि क्या होना चाहिए? ओ, थैंक यू सो मच शिवा। प्लीज़ आप सेशन को क्या करिए, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो, एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ, बीटा से बढ़ता है, बट हाँ यहाँ पे हमने सिर्फ गामा की बात करी है। ठीक है, यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी एग्जाम्स देते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं भी नहीं। ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विथ कम्प्लीटली स्पेसिफिकली टू केमिस्ट्री, स्पेसिफिकली टू फिजिक्स। अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइड है, बट अभी हम बेसिक पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। बताने का ट्राई करिए क्या होना चाहिए। राहुल ए, गुलजार बी, वेरी गुड। ए के राज बी, और बताइए क्या होना चाहिए आंसर? हाँ, उसी लेवल का है, उससे ज़्यादा डीप लेवल का नहीं है। अगर मैं किसी ऑनर्स की बात करूँ उतना डीप नहीं है। ठीक है, ओके। बच्चों, जो सही आंसर है ऑब्वियसली वो हमारा क्या होगा? यूरेनियम होगा। यूरेनियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? नेचुरली अक्रिंग होता है, नेचर में नेचुरली ही पाया जाता है, रेडियो एक्टिव होता है। उसका न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों? इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। ऑब्वियसली कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों? अनस्टेबल ही होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसकी वन ऑफ द आइसोटोप्स की बात करूं, जो कि क्या होता है? यूरेनियम 235 होता है। क्या होता है हमारा? यूरेनियम 235। ये जो आइसोटोप होता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? न्यूक्लियर फिजन करता है। क्या करता है? न्यूक्लियर फिजन परफॉर्म करता है। न्यूक्लियर फिजन करते हैं। न्यूक्लियर फिजन से मेरा क्या मतलब है कि ये यूरेनियम ब्रेक होता है अनस्टेबल से दो स्टेबल मॉलिक्यूल्स में, दो स्टेबल एलिमेंट्स में। ये दो एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? स्टेबल एलिमेंट होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। दैट इज दिस इज व्हाट न्यूक्लियर फिजन इज, कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल से क्या बनाना बच्चों? स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना। ओके, सो यूरेनियम हैज द कैपेबिलिटी, यूरेनियम के वन ऑफ द आइसोटोप, यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो कि यूरेनियम 235 है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है दैट इट कैन गो अंडर विच इट कैन गो अंडर न्यूक्लियर फिजन। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। इनमें यूरेनियम है, और यूरेनियम के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव, सेम क्वेश्चन है बट ऑप्शंस अलग हैं। इनमें से बताइए कि चारों में से कौन सा रेडियो एक्टिव है। केशियम है, प्लैटिनम है, स्ट्रोंगियम या फिर थोरियम, इन चारों में से कौन सा होना चाहिए आंसर। प्लीज़ बच्चों ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा बताने का, कोशिश करने का कि ये आंसर होना चाहिए। डी बोला है अशोक ने, गुड्डू ने, AK ने, वेरी गुड। और बताइए। आई वॉन्ट सभी बच्चे जवाब देने का ट्राई करिए, कोशिश करने की ट्राई करिए कि ये आंसर होना चाहिए, ताकि सारे बच्चे दे सके जवाब। टेन सेकेंड्स खत्म होने वाले हैं बच्चों, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए आंसर। वेरी गुड बने। मुझे नहीं पता, प्लीज़ डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ़ यू आर केम जस्ट ओनली फॉर स्टडी, तो प्लीज़ उसी पे फोकस करिए। जो आंसर सही है बच्चों वो हमारा क्या है, थोरियम है। थोरियम बेसिकली क्या है, नेचुरली अकरिंग, ये यूरेनियम की तरह ही नेचुरली पाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, लो लेवल ऑफ, कहाँ पे, लो लेवल जो होते हैं कहाँ पे, जिसके सॉइल के लो लेवल्स पे, रॉक के, वाटर के, एनिमल के, प्लांट के लो लेवल्स पे क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। मोस्टली नेचुरली होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉर्म में भी होता है, रेडियो एक्टिव फॉर्म में ही होता है। इसके आइसोटोप्स होते हैं 3 तरह के, थोरियम 232 होते हैं, और कौन से होते हैं, 232 होते हैं, ठीक है, 230 होते हैं और 228 होते हैं। ये उसके 3 आइसोटोप्स के फॉर्म में पाया जाता है, और मोर देन वैसे 10 होते हैं, बट ये मैंने आपको ये बाकी ये नेचुरली होते हैं, और बाकी जो 10 होते हैं ना बच्चों वो आर्टिफिशियल होते हैं। क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब हमारे द्वारा बनाए गए हैं, नेचुरली अकरिंग नहीं होते, ठीक है। इनका भी क्या होता है, इनका भी न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ओके, बेसिकली इसको किस लिए यूज़ करा जाता है, थोरियम को वेल्डिंग्स में यूज़ करा जाता है, लालटेन्स में यूज़ करा जाता है, टेलीस्कोप के लेंसेज के टाइम उसमें यूज़ करा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसके यूजेस होते हैं। एरोस्पेस में इसका यूज़ करा जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी इसकी एप्लीकेशन की जाती है, किसकी, थोरियम की। हाँ आपने सही बोला है इसका, हाँ वेरी गुड विनय, आपने सही बोला है। 90 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये 3 फॉर्म में होता है। कहाँ का इसकी एप्लीकेशंस होती है वो मैंने आपको बता दिया, टेलीस्कोप लेंसेज में होती है, एरोस्पेस में होता है हमारा, लालटेन्स में होता है, वेल्डिंग्स में होता है, कैमराज में होता है, इन सब जगह पे इसका क्या होता है, हमारा इसका एप्लीकेशन किया जाता है, मतलब यहाँ पे थोरियम का यूज़ किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, थोरियम। ओके, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, यूरेनियम नहीं है, थोरियम नहीं है, रेडियम नहीं है, या फिर कैडमियम नहीं है। इन चारों में से कौन सा है जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, बताने का ट्राई करिए बच्चों कि क्या होना चाहिए आंसर, ABCD में से। सी बोला है राहुल ने, गुड्डू ने सी बोला है, राहुल ने डी बोला है, वेरी गुड। और बताइए क्या होना चाहिए आंसर ABCD में से। आई वॉन्ट सारे बच्चे ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा बताने का।
काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है। शिवा ने ए बोला है, ए के ने रेडियम बोला है, राहुल ने डी बोला है, वेरी गुड। गुलजार ने डी बोला है, कैडमियम बोला है विनय ने, ओके वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर इन सभी चारों में से? प्लीज़ ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सके, आप बताने का ट्राई कर सके कि ये होना चाहिए आंसर। ओके बच्चों, जो सही आंसर है ना वो हमारा क्या होगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा कैडमियम। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था यूरेनियम हमारा आइसो है, रेडियो एक्टिव है। थोरियम अभी हमने पढ़ा है, दोनों नेचुरली अकरिंग है। रेडियम भी मैंने आपको बताया था कि रेडियम किस में से निकलते हैं, रेडियम में से क्या निकलता है, रेडॉन निकलता है, रेडॉन, आरएन, जो नोबल गैस होती है। तो ये दोनों ही हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और अगर मैं दूसरी तरह से आपको याद रखने की बात करूं, तो मोस्टली जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, रेडियो एक्टिव वाले वो 6th 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं, 6th और 7th पीरियड को, ठीक है। और याद रखिएगा कि कैडमियम हमारे कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, 4th पीरियड को बिलोंग करते हैं। कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं बच्चों, 4th पीरियड को। तो इसी वजह से कैडमियम क्या होता है, हमारा रेडियो एक्टिव नहीं होता। क्या नहीं होता, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता, कौन नहीं माना जाता, कैडमियम नहीं माना जाता। तो सही आंसर क्या है हमारा, कैडमियम। वो सही क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस फ्री फ्रॉम चार्जेस होती है, या फिर नो इफेक्ट फ्रॉम रोटेशन, या चेंज सिमेट्रिक, चार्ज सिमेट्रिक, या फ्री फ्रॉम चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। रेडियो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, इनमें चार्ज किस तरह से होता है, फ्री होता है, आई थिंक एक क्वेश्चन तो आपका कट जाएगा क्योंकि ये सेम ही दे रखे हैं। इन तीनों में से बताने का ट्राई करिए। चलो फर्स्ट फोर्थ वाला काट दीजिए क्योंकि वो दोनों ही सेम दे रखा है। इन तीनों में से बताने का ट्राई करिए न्यूक्लियर फोर्स की कौन सी एक प्रॉपर्टी, इनमें से तीन में से एक उसकी न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी है। तो बताने का ट्राई करिए कि क्या होना चाहिए आंसर। हाँ विशाल, डी एंड सी सेम है। अब बताइए क्या होना चाहिए आंसर, मैंने कर दिया है उसको। बताइए बच्चों क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। आई वांट सारे बच्चे ट्राई करें बताने का। गुलजार ने डी बोला है, विशाल ए, वेरी गुड। और बताइए बच्चों प्लीज़ आप सेशन को लाइक भी करिए, अगर आप फेसबुक से जुड़े हैं या फिर यूट्यूब से जुड़े हैं तो सबसे पहले सेशन को लाइक करिए बच्चों। पारुल ने सी बोला है।
ओके बच्चों, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर इंटरेक्शन या फिर हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी फोर्स होती है जो किसके बीच में होती है? दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है। दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है। ये बाइंड किसके साथ करते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के साथ करते हैं। किसके साथ? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के साथ, जो कि कहाँ होता है? एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर। सो न्यूक्लियर फोर्सेस उनके साथ क्या करती है? बाइंड करती है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या करती है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर फोर्सेस जहाँ से निकलती है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकालते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल फ्यूल से। अगर हम केमिकल फ्यूल्स की बात करें जैसे कोल या पेट्रोलियम या और चीज़ों की बात करें, 2:30 खत्म है। नहीं क्या? हाँ, सो आई एम सॉरी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की, अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर सोर्स। एनी अदर सोर्स की अगर बात करूँ, जैसे कोल हो गया हमारा, पेट्रोलियम हो गया, अगर उसकी जगह से बात करूँ तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो बहुत ही ज़्यादा एन नंबर ऑफ क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या निकालते हैं बच्चों? एनर्जी निकालते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर। ठीक है, 15-20 मिनट की और क्लास है। और न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम चार्ज, इंडिपेंडेंट मतलब उसको कोई चार्ज से लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से लेना देना नहीं है, सो दैट इज वाई इट इज सेड टू बी एज चार्ज इंडिपेंडेंट। क्या होती है हमारी न्यूक्लियर फोर्स? इसकी 3 प्रॉपर्टी है, वो मैं तीनों आपको लिख के बता देती हूँ। क्या होती है हमेशा बच्चों? फर्स्ट हमारी क्या है? ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। चार्ज ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स सच एज, इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? शॉर्ट रेंज होती है इसकी, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ठीक है, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होती है। क्या होती है? स्पिन डिपेंडेंट। ये इसकी 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो आपको तीनों प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसके बारे में? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो दीज 3 प्रॉपर्टी आर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने सही बोला था इसके बारे में, उन बच्चों ने सही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
सो सॉरी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, ओके, हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है, द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव इंग्रेडिएंट, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव कौन सा है इन चारों में से? सबसे हल्का ड्यूट्रियम है, पोलोनियम है, टीट्रियम है या यूरेनियम है? क्या है इन चारों में से हमारा सबसे लाइट वाला क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ए बोला है शिव ने, वेरी गुड, ड्यूट्रियम, डीट्रियम। जल्दी बताने का ट्राई करिए कि क्या होना चाहिए आंसर। जल्दी बताइए क्या होना चाहिए, ए बी सी डी? जल्दी बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर। काफ़ी बच्चों ने टीट्रियम बोला है, रानी ने डी बोला है, शिव ने ए बोला है, विनय ने टीट्रियम बोला है। ओके, वेरी गुड। और बताइए क्या होना चाहिए आंसर। आई वांट प्लीज़ सारे बच्चे ट्राई करें, कोशिश करें बताने का कि ये आंसर होना चाहिए। बच्चों जो सही आंसर है वो है हमारा टीट्रियम, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइटेस्ट होता है। अगर मैं हेवीएस्ट की बात करूँ वो हमारा यूरेनियम होता है, सबसे हैवी वाला। सबसे हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है हमारा, यूरेनियम है। अगर मैं लाइटेस्ट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा हल्के की बात करूँ बच्चों, वो हमारा क्या होता है, हमारा टीट्रियम होता है, ठीक है। बेसिकली हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं हमारा। सबसे पहला कौन सा होता है इसका, प्रोटियम होता है, जो कि क्या होता है H11, ठीक है। सेकंड इसका एलिमेंट कौन सा होता है, इसका ड्यूट्रियम होता है, ड्यूट्रियम होता है जो कि क्या कैसे होता है हमारा 21H, ये सिंबल होता है। थर्ड हमारा क्या होता है बच्चों, टीट्रियम होता है, क्या होता है, टीट्रियम होता है हमारा 3H1। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट कौन सा होता है, ये होता है, क्योंकि बाकी दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते ही नहीं है। बाकी दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव नहीं होते। और सबसे ज़्यादा स्टेबल और रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, हमारे टीट्रियम होता है, क्योंकि बाकी ये दोनों क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होता है बच्चों, नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल रेडियो एक्टिव। क्या होता है बच्चों, स्टेबल रेडियो एक्टिव। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा आंसर क्या है। अगर ये पूछा जाएगा इन दोनों का आ जाए तो ये भी पता होना चाहिए कि ये रेडियो एक्टिव नहीं है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है। विनय ड्यूट्रियम नहीं है, टीट्रियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन नेचुरली बट कैन बी प्रोड्यूस सिंथेटिकली। मतलब कौन सी चीज़, कौन सा रेडियो एक्टिव नेचुरली नहीं मिलता, हमें नेचर के द्वारा पाया नहीं जाता, बट हम खुद से बना सकते हैं। थोरियम होता है, रेडियम होता है, प्लूटोनियम होता है या यूरेनियम होता है। इन चारों में से कौन सा होता है बच्चों, बताने का ट्राई करिए।
ए वाला नहीं होगा, प्लीज पढ़िए, ट्यूटीरियम होगा। और इसका बताने का ट्राई करिए बच्चों कि इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आई वॉन्ट सारे बच्चे जो जो जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे कोशिश करिए बताने का कि ये आंसर होना चाहिए। आई वॉन्ट सारे बच्चे जवाब दें। गुलजार ने भी बोला है। ओके हट रही हूँ। बी बोला है, वेरी गुड। रेडियम बोला है। और बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए हमारा, कौन सा सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैन मेड होता है, सिंथेटिकली मतलब मैन मेड होता है। इट इज़ नॉट, कल नहीं है क्लास, अब प्रोबेबली फ्राइडे होगी या फिर सीधा मंडे होगी। ठीक है, मंडे को तो सेम 12 बजे से कंफर्म है, बट फ्राइडे का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ पे पता चलेगा, फेसबुक पे पता चल जाएगा आपको, पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगी एक दिन पहले ही क्लासेस की। बताने की कोशिश करें बच्चों क्या होना चाहिए आंसर ए बी सी डी में से। ओके बच्चों, जो सही आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर सी, विच इज प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, पी यू के नाम से लिखते हैं। ओके, वो हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा मैन मेड होता है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में एग्जिस्ट होता ही नहीं है। ओके, क्या कहते हैं इसे, ट्रांस्यूरेनिक, क्या कहते हैं, ट्रांस्यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, ट्रांस्यूरेनिक, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर में प्रेजेंट नहीं होता, ये हम खुद बनाते हैं। मतलब ये क्या होता है, मैन मेड होता है। क्या होता है, ये मैन मेड हमारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारे इन्वायरमेंट में फाइंड होता है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी ने खुद से बना के इसको क्या करा है, इन्वेंट करा है। दैट इज द, इट इज सो, इट डज नॉट अकर इन नेचर, ये अकर नहीं होता है नेचर में, ये रेडियो एक्टिव होता है। बट ये किसके द्वारा बना गया है, इंसानों द्वारा, मतलब ये मैन मेड है। ठीक है, सो जो सही आंसर है वो है हमारा क्या है बच्चों, प्लूटोनियम। क्या है आंसर, हमारा आंसर सही प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इन चारों में से कौन सा रेडियो एक्टिव है, कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन या क्रोमियम। चारों में से कौन सा है, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, तो जल्दी से खत्म करेंगे, जल्दी से बताने का ट्राई करिए क्या होना चाहिए। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन ही बचे हैं हमारे क्लास के। बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर, ए बी सी डी में से सही आंसर। प्लीज़ बच्चों, जो आप सभी जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर भी करिए, ताकि और बच्चे भी हम लोगों के साथ अभी और आगे चल के भी जुड़ सकें।
बी बोला है, वेरी गुड। विनय ने यूरेनियम बोला है, वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर? थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। अब बताइए क्या होना चाहिए आंसर? इन चारों में से बच्चों जो सही आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर बी, विच इज़ यूरेनियम। आप पढ़ चुके हैं यूरेनियम हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होता है। क्या होता है? हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव होता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वीक होता है, पर साथ ही साथ ये क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, क्यों होता है वीक? बिकॉज इसके सारे आइसोटोप्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं इसके आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर विच बट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है, डिफरेंट। ठीक है, सो वो आइसोटोप्स, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। और यूरेनियम की आइसोटोप्स की अगर बात करें वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके, आइसोटोप्स का उल्टा ही क्या होता है, आइसोबार्स होता है। मीन्स आइसोबार्स आर दोज विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास, वो हमारे आइसोबार्स होते हैं। बट यहाँ हम एटॉमिक नंबर, यहाँ हम सिर्फ किसकी बात करें, आइसोटोप्स की बात करें। सो आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स होते क्या हैं और हमारा यूरेनियम के आइसोटोप्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या निकालते हैं अपने अंदर से, कौन सी रेस, कौन सी रेडिएशन क्या निकालते हैं? रेडियोक्राइट्स निकालते हैं, इंफ्रारेड रेज निकालते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, या फिर अल्फा बीटा एंड गामा रेज। इन चारों में से कौन सी रेज निकलती हैं कहाँ से बच्चों, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से। प्रकाश ने बी बोला है, वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर? प्लीज़ सेशन को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि और बच्चे भी हम लोगों के साथ जुड़ सकें। बताने का ट्राई करिए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर, ए बी सी डी में से। आई वॉन्ट सारे बच्चे कोशिश करें, एटलीस्ट लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं तो बताने का कि ये आंसर होना चाहिए बच्चों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, बताइए कि ये आंसर होना चाहिए ए बी सी डी में से। साहिल दोबारा ट्राई करिए, आपने डी बोला है, दिख गया मुझे आपका मैसेज। थैंक यू साहिल। ओके बच्चों, जो सही आंसर है ऑब्वियसली वो हमारा क्या है, अल्फा बीटा गामा रेज। बेसिकली क्या होता है, हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमारे क्या निकलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा रेज एमिट करते हैं। दे एमिट बेसिकली व्हाट, रेडिएशन इज द एनर्जी दैट इज, रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है जो कि किसी भी एलिमेंट से निकलती है। और कभी भी रेडियो एक्टिव डिके के टाइम पे वो क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा रेज, अल्फा बीटा रेज निकालते हैं। ठीक है, एमिट करते हैं कौन से टाइम पे, रेडियो एक्टिव डिके के टाइम पे। रेडियो एक्टिव डिके क्या होते हैं,
कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल न्यूक्लियस बनाना, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्वालिटी ही क्या होती है, उनके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी, कि उनके अंदर प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है हमारा, उनका अनस्टेबल होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये इनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। और अगर मैं अल्फा की बात करूं, अल्फा रेज वो हमारी हीलियम न्यूक्लियाई रेज होती है, और बीटा रेज को हमारी कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन्स वाली होती है बीटा, ओके। और अगर अल्फा की बात करूं बच्चों, वो हमारी क्या होती है, हीलियम रेज होती है। कौन सी होती है, हीलियम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं, इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ केरलाज प्रदूषण, पोल्यूशन। केरला में जो पोल्यूशन हुआ था वो कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से हुआ था, या नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से होता। प्लूटोनियम वहाँ पे था केरला के, वहाँ पे इस वजह से था, जिंक था, थोरियम था, या रेडियम था। कौन सा एलिमेंट था केरला के वहाँ पे जिस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, उसके सी एरियाज में क्या हुआ, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हुआ। तो कौन सा रेडियो एक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात करिए तो कौन से एलिमेंट की वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हुआ, ये बताइए। रेडियो क्राइंस कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एक दो कभी कभी दे दिए जाते हैं, हमारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अच्छा, मैं साइड हो रही हूँ, आप बताइए कौन सा होना चाहिए हमारा आंसर। थोरियम बोला है विनय ने, वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए हमारा, कौन सा एलिमेंट था जिस वजह से ये हुआ था। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म होगी। प्लीज़ जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं करा वो प्लीज़ कर दीजिए। बी बोला एमडी ने, ओके वेरी गुड। बच्चों जो सही आंसर है वो हमारा क्या है, थोरियम ही है। थोरियम बेसिकली कहाँ आ गया था, कॉन्सेंट्रेशन हो गया था उसका लार्ज कॉन्सेंट्रेशन सैंड में। केरला की जो सैंड थी ना, कोस्टल एरिया की, समुद्र तट के वहाँ की, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पहुँच गया था, क्या, थोरियम पहुँच गया था। कहाँ पे, करुणा गप्ली जगह थी, कौन सी जगह थी, करुणा गप्ली was the name of the coast, was the name of the coast, कोस्ट का नाम था, तट का नाम था, जहाँ पे हाई कॉम्पोजिशन ऑफ विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट वॉज देयर, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट वॉज देयर वॉज थोरियम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उसकी सैंड में इंक्रीज नंबर था, बहुत ही ज़्यादा नंबर में क्या पाया गया वहाँ पे, थोरियम पाया गया। थोरियम बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, डेंजरस होता है, क्यों, बिकॉज इट कैन लेड टू विच डिजीज, इट कैन लेड टू कैंसर डिजीज़,
ठीक है, इससे क्या होने के चांसेस थे, कैंसर होने के चांसेस थे। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि केरला के कोस्टल एरिया में करुणागप्पी में सैंड में कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया गया था बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में, तो द नेम ऑफ दैट एलिमेंट वॉज थोरियम। वेरी गुड। हाँ 90 होता है, ये बता चुके हैं। ये 80 से ज़्यादा जो भी होते हैं ना, वो मोस्टली क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव माने जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी, कौन सी में रेडियो एक्टिव नहीं होते। पहला वाला क्वेश्चन हो चुका था, यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम, पोलोनियम। जल्दी बताइए कौन सा होना चाहिए आंसर ए बी सी डी में से। हाँ कोई बात नहीं, मैंने हो गया तो लास्ट के 2 क्वेश्चन ही रहे हैं, तो इस वजह से मैं रिपीट कर देती हूँ कि काफ़ी बच्चे बीच में आए थे, तो इस वजह से उन लोगों को प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी थी, बट अब हम ट्राई करेंगे, अब इसके बाद कोई रिपीट नहीं होगा। एल्यूमिनियम है बच्चों आंसर। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, 13 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास क्या होगा, 26 होगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये हमारा एल्यूमिनियम है। ओके तो हमारा आंसर क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, सॉरी लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें 12 लिखा था, बट वेरी सॉरी, हमारा सोडियम 11 होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम इज 12 एंड मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो इसका क्या होगा 26, और इसकी वैलेंसी क्या होगी 3 होगी, वहाँ पे 2 लिखी थी ना, तो वो गलत है। क्या है हमारी सही वैलेंसी, थर्ड है। ठीक है, ये मेटालिक एटम होता है, मेटल होता है बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा जाता है। हम कहते हैं ना एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो वहाँ पे यूज़ करा जाता है, तो मतलब ये डेंजरस नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होता, हेंस ये रेडियो एक्टिव नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, वो बताइए क्या होना चाहिए आंसर हमारा। क्वेश्चन पूछते हैं द मेन रीजन फॉर अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अनस्टेबल तो होता है, ये तो हमने पढ़ा है, रेडियो एक्टिविटी जब भी होती है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब भी होता है, तो इट प्रूव्स दैट द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, बट व्हाई, क्यों क्यों होता है न्यूक्लियस अनस्टेबल, हाई रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से, यहाँ पे 2 आएगा, या हाई रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का रेशियो ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, इस वजह से होता है, या फिर लो रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, या लो रेशियो होता है न्यूट्रॉन टू एलिमेंट इलेक्ट्रॉन। तो किस वजह से क्या होता है हमारा न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है, ये बताइए। जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन, आई वांट सारे बच्चे ट्राई करिए आंसर देने का, लास्ट वाला। ठीक है, और सेशन को प्लीज़ जाते जाते लाइक करके जाइए बच्चों, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से और अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी एसएससी की क्लास होगी, जब भी होगी। नहीं आता साहिल, कोई बात नहीं साहिल, जिनको आता है वो बताइए। विनय ने बी बोला है, वेरी गुड। और बताओ बच्चों क्या होना चाहिए आंसर।
देखिए बच्चों, जो सही आंसर है ना वो है हमारा कौन सा आंसर, नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्या है हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमेशा हमेशा अनस्टेबिलिटी किस रेशो के ऊपर डिपेंड होते हैं? न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन के रेशो के ऊपर, प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन के रेशो के ऊपर। ठीक है, जब भी न्यूट्रॉन का रेशो, न्यूट्रॉन का, ठीक है, न्यूट्रॉन का रेशो ज़्यादा हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन का कम हो, तो हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस अनस्टेबल। क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियस अनस्टेबल। मैं आपको सही से एक बार बता देती हूँ। देखिए ओके, अगर मैं आपको सही से अगर समझाने की कोशिश करूँ, बताने की ट्राई करूँ, तो बच्चों ये क्या होता है कि हमारा किसका रेशो होता है? प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन का रेशो होता है, प्रोटॉन अपॉन न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का रेशो 1.007276 ये होता है, न्यूट्रॉन का हो गया 1.008664। ठीक है, जो कि क्या होता है? लेस देन 1 होता है। अगर इसमें न्यूट्रॉन का रेशो, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से, प्रोटॉन हमारा लेस हो और ये ज़्यादा हो जाए, मोर हो, तो हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्या हो जाएगा बच्चों? अनस्टेबल। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेशो पे, और उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए? हमारा न्यूट्रॉन कम होना चाहिए प्रोटॉन से, प्रोटॉन हमारा ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटॉन हमारा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, और न्यूट्रॉन हमारा क्या होना चाहिए? कम होता है, कम हो। अगर ये चीज़ हो तो हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, बट अगर ये ना हो तो हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो हेंस वो क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। ठीक है, सो आज की क्लास में यही हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर लिया रेडियो एक्टिव से लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक्स के साथ। नेक्स्ट क्लास हमारी जनरल साइंस की होगी, जिसमें हमारी हिस्ट्री और काफ़ी और चीज़ें भी होंगी। एक क्लास हमारी वो होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी आई थिंक मिस क्वेश्चन होंगे, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू फॉर दिस क्लास, बाय।